हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे। अब घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो बुक है आपका, घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस, अब 4 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये 5वां वीडियो आपका है। इसमें टारगेट था कि 4 घंटा में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, बट हमको लगता है कि ये 6 साढ़े 6 घंटा चला जाएगा। अभी ऑलमोस्ट मैंने शायद 2.5 या 3 घंटा दिया होगा। अभी देखिए 1 मिनट आपको बताता हूँ। इसमें आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स मैंने 3 घंटा में दोनों कंप्लीट कर दिया हूँ। 3 घंटा से कम में ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये बायोलॉजी बहुत वास्ट है ना, तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पूरा बुक मैं 12 घंटा में समराइज़ कर दूँगा, लगभग 6 साढ़े 6 घंटा लगेगा। इसमें क्या है कि मैं इसका जो भी है टॉपिक उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। आफ्टर देन फिर सारे सवाल से भी गो थ्रू करवाता हूँ, फिर सारे सवाल का जो अंदर डिस्क्रिप्शन रहता है उससे भी गो थ्रू करवाता हूँ। तो सारे बुक का एकदम निचोड़ जो है ना वो निकाल के रख दिया हूँ। ठीक है, तो 12 घंटा में ये बुक का आप अगर 12 घंटा ये सुन लोगे ना तो बुक आपको बोल रहा होगा इससे सामने कि हाँ देखो ये है, या ये हूँ मैं। समझे, पूरा बुक का निचोड़ एकदम निकाल दिया हूँ आपका। अब यहाँ देखिए सीधे हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट आउट होता है। एक्सक्रीशन मतलब वही होता है कि जो भी आप खाए खाना, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसमें आउट होता है। और ये क्या करता है, आउट कौन करता है, तो एक्सक्रीशन कौन करता है, तो लंग्स जो हो गया आपका, किडनी हो गया, स्किन होता है, ये सब एक्सक्रीशन काम करता है। जो भी मेटाबॉलिक बना उसको आउट करेगा। अब कैसे करता है आगे आगे सब बताएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमोनिया, तो जो प्रोटोजोन्स होता है उसमें क्या होता है, मेन एक्सक्रीट तो अमोनिया होता है। और जो आपका मैमल्स होता है जैसे हम लोग हो गए, उसमें मेन एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिया। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ यूरिया ही होता है, अमोनिया भी होता है, लेकिन यूरिया मेनली होता है, समझे। उसके बाद आप देखिए कि जितने भी आपके इंसेक्ट वगैरह हो गए हैं, लिजर्ड हो गए हैं, स्नेक हो गए हैं, उसका मेन एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। उसके बाद किडनी जो होता है वो बाहर करता है आपका जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, समझे जैसे। और ये किडनी क्या करता है, सप्लाइड करता है, सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड के साथ, ब्लड इसमें किडनी जो है, किडनी में ही आपका रीनल आर्टरी देखने को मिलेगा। तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है ना, सब देखिए ह्यूमन हैव 2 किडनी एंड ईच इज सप्लाइड विद द ब्लड फ्रॉम द रीनल। तो जैसे आर्टरी वगैरह आते गया ना, तो अब जो लास्ट आर्टरी है जो जहाँ से वहाँ पे आप जो लास्ट वाला पैंप समझिए, वो जहाँ से आप किडनी में घुसेगा ब्लड, तो ये यही है, सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी से घुसा। अब इसमें क्या होता है कि किडनी क्या करता है, किडनी वो क्या है कि यूरिया हो गया या साल्ट हो गया या एक्सेस वाटर जो हो गया, उसको क्या करता है, उसको यूरिन से बाहर करता है नेफ्रॉन के द्वारा, समझे। किडनी में नेफ्रॉन होता है, उसके द्वारा ये करता है। जैसे भी आप ब्लड में क्या होता है जी, एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है ना, जब भी आप खाना खाएं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, फिर वो ब्लड विली के थ्रू वो एब्जॉर्ब्ड होता है। तो ये जो कुछ भी एब्जॉर्ब्ड हुआ और जो एक्सेस है, तो वो किडनी अब क्या करता है, जो अनवेस्ट है उसको हटाएगा, समझे। जो आपका देखिए वो आप चीज़ को रिलेट कीजिए। रिलेट करने के लिए मैं फिर अलग से वीडियो लाऊंगा, सबको एकदम छोटा छोटा पॉइंट करके रिलेट करके बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप समझिए, खुद समझ रहे होंगे, जब अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बार बार मैं पॉइंट को हिट आउट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे किया। अब देखिए कि फिल्टर ब्लड जो होता है, जो फिल्टर ब्लड है वो फिर कहाँ हो गया, कहाँ जाएगा, वो फिर रीनल वेन में जाता है। जो फिल्टर हो गया ब्लड, और फिल्टर होने के बाद मतलब ये सबको बाहर निकाल दिया नेफ्रॉन के थ्रू, ये यूरिन के थ्रू ये बाहर हो गया। अब वो ब्लड फिल्टर हो चुका है, अब वो फिल्टर ब्लड फिर रीनल वेन में जाएगा, और फिर वही पूरा प्रोसेस होता है, समझे। आपका फिर हार्ट के जो चेंबर होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से आपका लंग्स में जाएगा, फिर वहाँ से आपका राइट वेंट्रिकल में घुसेगा, और फिर पूरा पंप होगा, फिर आपका उस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, समझे। और वो जो भी कुछ निकल रहा है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, आप कंबाइन कीजिए चीज़ों को। बार बार हम बताएंगे नहीं यहाँ पे, और ज़्यादा डिटेलिंग करने लगेंगे तो लंबा हो जाता है ना, इसीलिए और वीडियो लंबा जा रहा है। नहीं तो ये 4 घंटा 4.5 5 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब लगता है 6.5 घंटा चला जाएगा बायोलॉजी का सेक्शन। देखिए किडनी का काम जो होता है वो मेन क्या है कि वॉल्यूम जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, उसको मेंटेन करके रखता है, और जो भी आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। जो भी आयंस वगैरह है उसको मेंटेन करता है पीएच, ये सब बहुत जरूरी होता है। किस तरह से स्किन से आपका पसीना निकलेगा, वो सब बैलेंसिंग के तौर पे खेला हो रहा होता है। उसको जब हम लाएंगे ना इंडिविजुअल टॉपिक, तो और उसका धागा खोलेंगे ना तो और आपको क्लियर होगा। तो ये एक 12 घंटा का वीडियो देखिए, आपका बायो तो आपका 6 घंटा 6.5 7 घंटा में होगा, तो उसका वीडियो देखिए। उसके बाद जो इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो आप देखिएगा ना तो और आपको मज़ा आएगा एकदम समझने में, समझे। तो ये अभी क्या है, मोटा मोटी आपको बताया जा रहा है। उसके बाद धागा खोलेंगे जब और इंडिविजुअल क्लास लाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, तब ये मेंटेन करता है पीएच को। उसके बाद आप देखिए कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, और इसका यूरिया वगैरह अमोनिया यूरिक एसिड को ये निकालता है, समझे। और ये नेफ्रॉन के थ्रू क्या करता है, ये सारा खेला कर रहा होता है, नेफ्रॉन के थ्रू निकालता है यूरिया यूरिक एसिड ये सब। और ये देखिए यहाँ पे किडनी जो होता है, किडनी स्टोन अगर हो गया तो बेसिकली किडनी स्टोन में वही कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और ये क्या होता है, इसको वही बोलते हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो एक्चुअली सर्जरी किया जाता है। उस सर्जरी का क्या नाम है कि लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट होगा उसका, ठीक है। यूरिया जो है वो कहाँ बनता है,
तो लीवर में बनता है, और किडनी जो होता है बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से इसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। और आपका 1.5 लीटर पर डे यूरिन बनता है। जब आप मान लीजिए 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो 1.5 लीटर आपका यूरिन बन जाता है। और यूरिन एसिडिक होता है, पीएच इसका 6 होगा। और किडनी जो होता है वो हार्मोन निकालता है। कौन कौन सा हार्मोन? आपका इरिथ्रोपोइटीन, ट्राइओल और रिनीन, ये 3 हार्मोन आपका किडनी निकालता है। और डायलिसिस क्या है, माने प्यूरिफाइंग ब्लड इन द बॉडी में क्या हो गया कि ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम गड़बड़ होगा तो फिर वो डायलिसिस का जरूरत पड़ता है, जो कि बाहर से किया जाता है चीज़ को सिस्टम में। आपको पूरा डायलिसिस बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जो टॉपिक है बस उसी पर रहता है। यहाँ देखिए ब्रेकडाउन जो होता है मेटाबोलाइज का, ब्रेकडाउन या मेटाबोलाइज जो हो रहा है उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें एल्कोहल जो है, एल्कोहल उसका अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर मोस्ट एल्कोहल आप ले रहे हैं तो उसका जो ब्रेकडाउन होगा बाय एंजाइम से ही होता है ना ब्रेकडाउन। तो ये जो ब्रेकडाउन या मेटाबोलाइज होता है तो एल्कोहल फाइनली क्या बनता है, एसिटिल्डिहाइड बनेगा। और एसिटिल्डिहाइड फाइनल नहीं है, वो भी एसिटिल्डिहाइड भी और फाइनली जाता है और वो एसीटेट बनाता है। एक्चुअली लीवर सेल में क्या होता है, लीवर सेल के इंजाइम करता है ये सारा खेला। लीवर सेल जो है उसके इंजाइम करता है। और एक्चुअली जो है ये जो इंजाइम है वो फाइनली देखिए एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेसिस, यही इंजाइम जो होता है वो फाइनली क्या कर देता है, एल्कोहल को यहाँ एसीटेट मिला देता है। समझे, ये एसिटाल्डिहाइड जो बना तो इसको और यहाँ एसीटेट मिलाने का काम कौन करता है, यही करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजेनेसिस। अब ये देखिए ये यहाँ पे लाया, उसके बाद लीवर जो होता है उसका मेन काम यही है कि जो भी हेल्प करता है, एक तो फिल्टर करने का, डिटॉक्सीफाई कर दिया, फिल्टर किया, डिटॉक्सीफाई किया, चीज़ों को हटाया, टॉक्सिन जो है उसको हटाता है, सेफली रिमूव करता है ब्लड से। समझे, कहाँ से करता है ये सारा खेला, ये सब खूने में ना होता जी। अल्टीमेटली जो करिएगा ना वो सब ब्लड में जाता है, वहीं से फिर वो सारा प्यूरीफाई होता है। अब देखिए वही स्वीट ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके स्किन में पाया जाता है। और ये क्या करता है, स्वीट ग्लैंड वो सिक्रीट करता है एक फ्लूइड वेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पसीना, स्वीट बोलते हैं। और यही क्या करता है, ये लेवल ऑफ साल्ट को बॉडी में मेंटेन करता है, इस हिसाब से वो करता है। समझे, ये रिलीज करता है आपको, ये फेरोमोन्स रिलीज करता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का मेन काम इसका होता है स्वीट ग्लैंड को, कि पसीना निकाल के क्या करना है कि हाँ भाई टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा है तो पसीना निकालेगा, और वही पसीना आपका आया तो फिर वो क्या होता है, एवापोरेशन होता है उसका, तो आपको ठंडा कूल महसूस होता है। समझे, तो हमेशा टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो बाहर करता है यही स्वीट ग्लैंड, क्या करता है, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया, ये सब भी स्वीट से भी यूरिया निकलता है। ऐसा नहीं कि उसमें खाली पानी है, वो पानी सिर्फ नहीं है, वाटर भी है, साल्ट भी है, यूरिया भी है। समझे, और लेवल ऑफ साल्ट को बॉडी में भी मेंटेन करने के लिए भी ऐसा होता है कि पसीना निकलता है। ऐसा नहीं है कि खाली पसीना आपको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कर रहा है, लेकिन मेनली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन के लिए निकलता है। लेकिन साल्ट, लेवल ऑफ साल्ट जो है अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उससे भी फिर पसीना आता है, और वो मेंटेन करने की कोशिश करता है कि साल्ट भी तो निकाल रहा है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए लीवर जो होता है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है एल्कोहल को क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। तो किसका काम है, लीवर का ही काम है। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, थ्रू द कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन वहाँ चलता है, उसके थ्रू ये चीज़ें हो रही होती है। अब इसको पढ़ना है तो अलग से सब टॉपिक आता है, समझ रहे हैं, वो पूरा डिटेलिंग में वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ खोलना पड़ेगा उसका फिर धागा वहाँ। तो ये सब इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा छोटा छोटा तो बताऊंगा। हेल्दी ह्यूमन टाइम के साथ लाऊंगा। हेल्दी ह्यूमन जो होता है 24 घंटा में क्या करता है, आपका 15 लीटर जो होता है 24 घंटा में हेल्दी वुमेन 15 लीटर, हाँ 1.5 लीटर ये वो सुसु करता है। समझे, और सुसु का कलर पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम को और क्या बोल सकते हैं आप, यूरोबिलिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके वजह से होता है। उसके बाद आप देखिए कि किडनी जो होता है, किडनी उसमें देखिए रीनल आर्टरी नहीं होता, रीनल वेन, यहाँ देखिए नीचे में बताएंगे तो आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा। रीनल आर्टरी क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ब्लड में, उसको कहाँ ले जाता है रीनल आर्टरी, वो निफ्रॉन्स में ले जाता है फिल्टरिंग करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि क्लीनर ब्लड, जब वहाँ क्लीन हो गया ब्लड, तब वो क्लीनर ब्लड कहाँ चल जाएगा, रेनल वेन में आता है। अब ये जो क्लीनर ब्लड जो होता है फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल्स से, मतलब ये कहाँ जाता है, फिर रेनल वेन में जाता है। अब ये क्या होता है कि जो फिल्टर्ड हुआ लिक्विड वो पासेस कर जाएगा टीनी ट्यूब्स में, ट्यूब्स में गया, जहाँ पे मच ऑफ द ग्लूकोज जो होता है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है और सेंड बैक टू द ब्लड इन द रेनल वेन। समझे, और उस तरह से ये सारा पूरा खिला हुआ और फिर रेनल वेन वो पूरा का पूरा रेनल वेन से होते हुए फिर वो पूरा प्रोसेस होगा, जो आपका हार्ट में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर वो पूरा ऐसे चलते रहेगा चेन। समझे,
उसके बाद यहाँ देखिए कि ब्लड जो होता है और वहाँ पे ब्लड वहाँ पूरा चेन हुआ, फिर वहाँ विली के थ्रू वो पूरा ब्लड में आएगा, समझ रहे, सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस होके, तो ये पूरा ऐसे ही खेला चलते रहता है। ब्लड जो होता है वो प्यूरिफाइड होता है किसके, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड जैसे डायलिसिस एक प्रोसेस है, उसी से ब्लड जो होता है प्यूरिफाइड होता है। और डायलिसिस में क्या करते हैं, डायलिसिस में होता क्या एक्चुअली, तो रिमूविंग करना होता है कि वेस्ट जो है या एक्सेस जो वाटर हो गया ब्लड में, ठीक है ना, जो रिमूव ना हो पाया, तो एक्सेस वाटर क्यों हो जाता है ब्लड में, क्यों नहीं रिमूव हो, तो उसका भी पीछे बताए होंगे, नहीं बताएं तो आगे आएगा। तो वो सब चीज़ जुड़ा हुआ, चीज़ों को याद कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद वो कनेक्ट कर पाइएगा। जानना और सीखना में यही अंतर होता है, सब कुछ जानिए, उसके बाद सीखना वो होता है कि उसको कनेक्ट कीजिए, डॉट मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए वो दोनों काम करता है, ज़्यादा एक्सेस वाटर भी हो जाएगा ब्लड में तो उसको भी रिमूव करने की कोशिश रिमूव करता है, और रिमूव करता है वेस्ट को भी, जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ जनरेट हो रहा है। और डायलाइजर जो होता है वो क्या करता है, किडनी से ही जुड़ा हुआ है डायलाइजर, इसमें क्या होता है एक्चुअली वही आर्टिफिशियल किडनी समझिए कि है वो। और ऑल द ब्लड जो होता है, जितना ब्लड है वो फिल्टर कहाँ होता है, किडनी से ही फिल्टर होता है। और क्या करता है एक्चुअली किडनी, तो वो रिमूव करता है एक्सेस ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है ब्लड में, तो उसके उसको वो रिमूव करता है। और एक्चुअली ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको रिमूवल करता है। और ये नेचुरल फिल्टर ऑफ द ब्लड है, ये बोल सकते हैं। और ये क्या करता है कि जो रिमूव करता है वाटर सोलुबल वेस्ट, जितना भी वाटर सोलुबल वेस्ट है उसको रिमूव करता है। जैसे में आपका यूरिया हो गया, अमोनियम, ये सब क्या वाटर सोलुबल वेस्ट है, उसको रिमूव करता है, थ्रू यूरिन के थ्रू निकाल देता है बाहर। और जो भी आपका और रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, समझे, या ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी चीज़ के लिए, तो वाटर जो बचा हुआ जो वाटर आ गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो, ये तीनों को फिर वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन भी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए कि यूरिया जो है आप कौन सा पार्ट करने के लिए होता है, इसे बताएंगे जब इंडिविजुअल आएंगे। यूरिया जो होता है वो बाहर करता है ब्लड से, कौन करता है यूरिया का बाहर ब्लड से, तो किडनी ही करता है, यूरिन के थ्रू निकालता है ना जी। अब देखिए किडनी जो है क्या कर रहा है एक्चुअली, एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीशन कर रहा है ना। एवरेज ब्लड फ्लो जो होता है किडनी से देखिएगा तो 1200 सीसी एवरेज है, ये किडनी से फ्लो होता है, ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट में आपको 1200 सीसी जो है ब्लड आपका किडनी से जा रहा है। और फिल्टर ये करता है लगभग 1500 लीटर, 1500 लीटर जब ये फिल्टर करता है, मतलब ब्लड 1500 लीटर गया उसमें, तो 1.5 लीटर यूरिन बनाता है वही पर डे। तो पर डे आपका देखिएगा ना, तो किडनी कितना लीटर को फिल्टर कर रहा है, कितना लीटर ब्लड को फिल्टर कर रहा है, 1500 लीटर। कितने लीटर है आपके खून, आपके बॉडी में 5 से 6 लीटर है, वो कितना बार जा रहा है, देखिए 1 मिनट में 1200 सीसी जा रहा है, तो आप गुना करके देख सकते हैं, तो उस हिसाब से निकालिएगा। तो 1500 लीटर जो है ये करता है, और उससे एक दिन में ये यूरिन जो निकालता है 1.5 लीटर। और इससे क्या होता है कि एक्चुअली प्यूरिफिकेशन ही फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है ना, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन लिख दिया है किडनी का। प्यूरिफिकेशन तब होता है ना जैसे ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलता है तब उसको बोलते हैं कि वो प्यूरिफाई हो गया, समझे, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, समझे, उसी को बोलते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन सही शब्द है, फिल्ट्रेशन यूज होना चाहिए। 1 ml ऑफ यूरिन इज फाउंड पर मिनट। अब देखिएगा ना, तो हर मिनट आपका 1 ml यूरिन बन रहा है, हर मिनट 1 ml यूरिन बन रहा है, समझे। यहाँ देखिए ये किडनी जो होता है हेल्दी पर्सन में, समझ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे तो समझ में आना चाहिए कि नॉर्मली बात हो रहा है। किडनी फेल टू फंक्शन, किडनी जो है वो काम करना बंद कर देता है, फेल कर जाता है, नहीं कर पाता है। वजह क्या है, क्योंकि नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ब्लड में जम जाता है, जिसकी वजह से वो किडनी फिर क्या होता है, फेल कर जाएगा। तो जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट में क्या क्या है, फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है यही रिफर टू ऑल द बॉडी का केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म से ही तो ये सब बन रहा है ना, और ये सब बनेगा, और फिर वो जम गया, नहीं निकाल पाया, तो फिर वो और भी चौक हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बनता है वो यूरिया जो होता है, यूरिया कहाँ बनता है, तो फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है, अमीनो एसिड का जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है तो उसी से ये यूरिया बन जाता है, समझे। अमोनिया वगैरह आप पढ़े ना जी, तो जब आप जैसे खाएं तो अमीनो एसिड का चेन बनता है ना, प्रोटीन है ना जी, तो वहाँ से उसका जब ग्लूकोजिनेसिस होता है तो यूरिया बनता है वहाँ से, समझ में आया। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। अब किडनी जो होता है क्या करता है, तो रेगुलेशन करता है वाटर लेवल को ब्लड में, और फिर आपका इसका काम है कि फिल्टर आउट करता है, यूरिया को निकालता है बाहर, और हार्मोन को, बहुत सारा हार्मोन भी ये सेक्रेट करता है, जो कि आपको पीछे बताया। अब देखिए पैनक्रियाज जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन निकालता है, और ये मेन काम पेनिसिलिन का क्या है कि रेगुलेटिंग करता है ब्लड शुगर लेवल को इन द ब्लड में, ठीक है ना, इंसुलिन वगैरह निकालता है बीटा सेल के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे किडनी जो होता है, किडनी स्टोन, उसका वो मेन क्या है जो कि बता चुके हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट है, वही उसी से बना होता है मिल हो। फिर नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्व एंड स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं,
तो न्यूरॉन क्या है जी? तो नर्व एंड स्पेशलाइज्ड सेल है और बॉडी का इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है ये न्यूरॉन्स ही है एक्चुअली। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुली जो होता है फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर से जो भी वहाँ पे स्टिमुली हुआ तो उसको कैरी ऑन यही करता है, यही ले जाता है, लाता है न्यूरॉन्स। और ये जो होता है जिस पे साइट एट विच रिस्पॉन्स अगर जिस पे भी होगा तो वहीं पे ना सेंसरी रिसेप्टर होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुली को वो क्या करता है, कैरी ऑन करता है, फॉरवर्ड ऑन करता है। तो न्यूरॉन जो होता है क्या करता है, कैरी करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहाँ जो जनरेट हुआ उसको कैरी ऑन करता है और सारा प्रोसेसिंग होगा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा। देखिए आगे आते जाएगा, कनेक्ट कीजिएगा आप। तो यहाँ देखिए फिर न्यूरॉन जो होता है वो क्या करेगा, देखिए जैसे सेल बॉडी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं। और ये क्या होता है, यही बना होता है आपका, जैसे न्यूरॉन जो है वो बना होता है डेंड्राइट और सिंगल एक्सॉन होता है, कोई जरूरी नहीं सिंगल, और भी होता है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है इसलिए सिंगल एक्सॉन बोल रहा है। तो जनरली सिंगल होता है लेकिन और भी होता है। तो इस तरह से डेंड्राइट होगा और सिंगल एक्सॉन होगा। अब नर्व सेल जो होता है 10th में मैं पढ़ाया था थोड़ा सा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, इसके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह दिखाया होगा। नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर देखिएगा तो नर्व सेल है। और वो साइनेप्स के थ्रू ही सारा खेला हो रहा होता है, ठीक है ना। एक न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच में जो बनता है ना, जो गैप होता है उसी को साइनेप्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए स्पोंगी जो होता है, स्पोंगी और आपका प्लैकोजोन्स जो होता है, ये दोनों जो होता है, ये दोनों में आपका न्यूरॉन्स नहीं होता, ठीक है ना। और प्लांट में भी न्यूरॉन्स नहीं होता एक्चुअली, तो इसमें आपका न्यूरॉन्स नहीं मिलेगा। और सेंसरी न्यूरॉन जो होता है जिसको एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये टच से, साउंड से, लाइट से, ठीक है ना, सेंड होने से वो आपका रिसेप्टर होता है, समझे, सेंसरी रिसेप्टर, और उस हिसाब से वो स्टिमुलेट होता है और सेंड करता है सिग्नल को। और मोटर न्यूरॉन जो होता है जिसको एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, वो रिसीव करता है सिग्नल को। ये क्या करता है, सेंड करने का सिग्नल काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, वो रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन से रिसीव करेगा सिग्नल। क्या बताइए क्या करें हम, ऐसे हुआ, अब बताइए क्या करना है। तो मोटर न्यूरॉन्स वही रिसीव करेगा सिग्नल कहाँ से, फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। और वही जहाँ पे भी आपका, जैसे आप देखें तो आपको आँख को बोलेगा कि आप बंद कर दो, आँख खोल लो, ये करो, समझे। तो वो वहाँ से फिर प्रोसेस हो गए। तो मोटर न्यूरॉन से फिर वो क्या करता है, पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन को, यानी मेनली मसल्स ग्लैंड जो होता है, मसल्स हो गया या फिर ग्लैंड हो गया, उसको वहाँ पे देता है और ग्लैंड को दिया। तो ग्लैंड फिर उस तरह से अपना क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा और उस तरह से एक्टिवेट करेगा और उस तरह से मोड बनाएगा कि आप चीज़ों को कीजिएगा। जैसे आप गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली ग्लैंड ही तो होता है कि वो सेक्रेट करता है और आप अपने आप को उस सेक्रेशन की वजह से पूरा चेंज होता है। अब पूरा मैं वो बताने लगूँ तो यहाँ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक हिट करवा दे रहा हूँ ब्रेन में, ताकि आप सोच सकें। जब मैं इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो वहाँ बताऊँगा, ताकि आप नहीं भी लाऊंगा तो भी आप देख सकते हैं, अपने आप को सोचिए। वैसे लाऊंगा, नहीं लाऊंगा मतलब क्या होता है। अब देखिए होने का तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। देखिए यहाँ पे आप वर्टिब्रेट में जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, होने का कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि लाऊं ना लाऊं, हो सकता है देर से लाऊं, हो सकता है 5 दिन बाद लाऊं, हो सकता है 1 साल भर बाद लाऊं, 5 साल बाद लाऊं, या हो सकता है 5 साल बाद भी ना लाऊं। लेकिन मेरा क्या मोटो है कि लाऊंगा। लेकिन अब जो आप सोच रहे हैं वो हो ही जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कबीर का दोहा मालूम है कि नहीं, जाके सुनिए, कबीर का दोहा भी डाला हूँ मैं, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। लोग जो अच्छे कुछ कह के गए हैं ना, सुनना चाहिए उन लोगों को क्या बोल रहे हैं। वर्टिब्रेट में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा आपका, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है, जस्ट वेट ए मिनट, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो था फार्दर डिवाइड करता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक हो जाएगा, ऑटोनोमिक और इंट्रिक आता है। अब देखिए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना। वॉलंटरी समझते हैं ना, इनवॉलंटरी वॉलंटरी। तो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट को करता है। और सेंसरी नर्व जो होता है वही वो रखता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी नर्व होता है मोटर न्यूरॉन के पास। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसे इसमें 3 पार्ट देखे ना, ऑटोनोमिक वाला देखिए। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो होता है रेगुलेट करता है इंटरनल ऑर्गन को, बिना एनी कॉन्शियस। आप सोच भी नहीं रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाइएगा कि ये कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कंट्रोल हो रहा होता है, समझे। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है रेगुलेट द इंटरनल ऑर्गन को बिना एनी कॉन्शियस का, समझे। और रिकॉग्नाइजेशन और एफर्ट बाय द ऑर्गेनिज्म, कोई आप सोच भी नहीं पाते, कोई एफर्ट भी नहीं लगाते कि ऐसा हो रहा है क्या, समझे। तो यही होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, माने ऑटोमेटिक हो रहा होता है, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमिक। उस ऑटोनोमिक में भी क्या होता है कि सिम्फैटिक और पैरासिम्फैटिक 2 तरह का होता है। सिम्फैटिक में क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन टू द ब्रेन जोड़ता है। सिम्फैटिक क्या करता है, जो भी इंटरनल ऑर्गन हो उसको क्या करता है, ब्रेन से जोड़ता है। और ब्रेन फिर उस चीज़ को करके जो भी चीज़ करना होता है उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कर रहा होता है, बिना आपके सोच के, समझे।
तो ये क्या होता है, ये जो इंटरनल ऑर्गन को जोड़ता है किसे, टू द ब्रेन। तो जब भी आप देख रहे हैं तो बाया स्पाइनल कॉर्ड ही स्पाइनल नर्व के थ्रू ये है सारा से खेला, तो स्पाइनल नर्व से वो जुड़ेगा। अब ये क्या करता है सिम्पैटिक, ये इमरजेंसी केस में मोबिलाइज करता है एनर्जी को और एक्टिवेट होता है, ठीक है। इमरजेंसी जब होता है तो ये मोबिलाइज करता है एनर्जी और एक्टिवेट होता है और चीज़ों को एकदम सिम्पैटिक, तो वो प्रोसेस जो होता है उसी को बोलते हैं कि सिम्पैटिकली हुआ। ये पारासिम्पैटिक में क्या होता है कि ये क्या, ये जो पारासिम्पैटिक जो होता है वो कार्नियल जो नर्व है वही मेन है, और मेनली कार्नियल नर्व में आपका वैगस नर्व आता है। और इसमें क्या करता है, जब ये स्टिमुलेटेड होता है, समझे, तो यही सब क्या होता, तो ये इंक्रीज करता है डाइजेस्टिव सेक्रेशन को एंड रिड्यूस करता है हार्ट बीट को। तो जो भी डाइजेस्टिव सेक्रेशन है उसको बढ़ा देगा डाइजेस्ट करने के लिए, इंक्रीज डाइजेस्टिव सेक्रेशन, और रिड्यूस द हार्ट बीट, जो आपका हार्ट बीट है उसको रिड्यूस करता है। तो ये जो पारासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड करता है, वो एक्टिवेटेड होता है कब, जब ऑर्गेनिज्म जो होता है इन रिलैक्स स्टेट में होता है। जब रिलैक्स स्टेट में होगा ना तो ये एक्टिवेटेड होता है। मतलब कि आप जब खाना ज़्यादा खा लेते तो आप अपने आप को थोड़ा हैवी महसूस करते होंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा ना तो आपका सारा यही सब खेला होता है। अब यहाँ पे देखिए कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये क्या कंट्रोल करता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल हो रहा होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैटिक और पारासिम्पैटिक आ रहा है। तो ऑटोनोमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम को अभी आप हम बताया ना जी, सिम्पैटिक क्या होता है, ये इंटरनल ऑर्गन को ब्रेन से जोड़ता है बाय स्पाइनल नर्व। तो आप देखिए ये हाइपोथैलेमस कहाँ पार्ट है, ब्रेन में ही है। तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। क्या इसका क्या काम है, क्या रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट एंड ब्रीथिंग रेट। ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़े ना, हार्ट ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर को, डाइजेशन को देखे ना, डाइजेशन को करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को, बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड जैसे सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, ये सब इसका काम है करना, यूरिनेशन, डिफिकेशन, हाँ समझे, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये सारा इस सब का काम है। अब देखिए कुछ सिम्पैटिक में जैसे इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर, कुछ है जो थोड़ा एंटी में काम करता है, जैसे सिम्पैटिक इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, लेकिन पारासिम्पैटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। तो दोनों एक साथ होता है, तो टुगेदरली ऐसा हो कि रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली हो सके, अप्रोप्रिएट हो सके, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्डिंग के लिए इस तरह से भी होता है चीज़ें। और टू केमिकल मैसेंजर जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं, तो टू केमिकल मैसेंजर है, जैसे कि जिस इस सब से खेला हो रहा है, तो ये सब सारा खेला जो हो रहा है तो न्यूरॉन्स है ना जी, नर्व सेल है ना, उसी के थ्रू तो जाएगा। तो उसमें जो ट्रांसमीटर होता है वो लेके जाता है। जब पढ़ाएंगे ना तो और उसमें डिटेलिंग बताएंगे, अभी तो आपको मोटा मोटी यहाँ बता रहे हैं। दो केमिकल मैसेंजर जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें एसिटाइल और कोलिन, एसिटाइल कोलिन होता है, और क्या होता है, न्यूरोपाइनेफ्रिन होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, नोरएड्रेनालाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है एक्चुअली, ये कहाँ से निकलता है एसिटाइल कोलिन, ये नर्व एक होता है, जैसे आपका कोलिनर्जिक फाइबर नर्व है, इसी से ये निकलता है। और ये जो आपका एड्रेनर्जिक फाइबर नर्व जो है वो ये निकालता है नोरपेनेफ्रिन। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन में मजा आएगा, वो फास्ट फॉरवर्ड में हूँ तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में जो निकल रहा है मुँह से वो बोल दे रहा हूँ। तो ये निकालता है, ठीक है, ये निकालता है। और ये क्या करता है, इसका आमतौर पे क्या होता है, ये पारासिम्पैटिक को इनहिबिट का काम करता है, रोकता है। ये एसिटाइल कोलिन जो होता है पारासिम्पैटिक का नेचर को इनहिबिट करता है। और ये जो होता है सिम्पैटिक को स्टिमुलेट इफेक्ट, जैसे ये क्या कर, ये तो ये कर दिया। और ये जो आपका ये है नोरपेनेफ्रिन, ये क्या करता है, ये आपको स्टिमुलेट करता है, किसको, सिम्पैटिक को, मतलब करने देता है। और ये क्या होता है, पारासिम्पैटिक को नहीं करने देता, कौन, ये। तो ये दोनों न्यूरॉन्स इस तरह से अपने आप को चीज़ें वो कर रहा है। तो ये देखिए अगर ये चीज़ें गड़बड़ होगा तो चीज़ें सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं सब बैलेंसिंग में हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, आपको 3 था, अब एक था एंट्रिक। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये इसी को सेकंड ब्रेन बोला गया है। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगा और इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसलिए इसको बोला गया है सेकंड ब्रेन। देखिए इसमें होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए मेज लाइक सिस्टम ऑफ न्यूरॉन दैट ग्रुप्स द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है ऑफ द सिम्पैटिक एंड पारासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और ऑल्दो इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द होता है, लेकिन बेसिकली यही होता है कि इंडिपेंडेंटली होता है। लेकिन इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। सम साइंटिस्ट इंक्लूड द इंटरनिक नर्वस सिस्टम एज द पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, समझे। तो ये भी अपने आप में अभी इतना कम्प्लेक्स चीज़ है कि पूरा क्लियर भी नहीं हुआ कि ये किस में है और किस में नहीं है, समझ में आ रहा है। कुछ मानते हैं कि नहीं अलग नहीं है, ये ऑटोनोमिक का ही वो पार्ट हो गया, समझे। तो ये चीज़ें हैं इस तरह से है। अब यहाँ देखिए कार्नियल, हाँ, तो कार्नियल नर्व जो होता है 12 पेयर होता है, और स्पाइनल नर्व जो होता है उसको वो मिक्स नर्व होता है एक्चुअली, और 31 पेयर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं
कि ब्रेन स्टेम जो होता है वो किस किस उसमें क्या क्या होता है बना हुआ, ब्रेन स्टेम में क्या क्या पार्ट आ जाएगा, तो मिड ब्रेन आ जाएगा, पोन्स आ जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगाटा हो जाएगा, और सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम जो होता है वो उसमें किस में होता है, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसी में होता है, इट कंटेन्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम में आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है, और भी सेरेब्रल बहुत सा और भी पाया जाता है, जैसे सेरिब्रम में आपको हिपोकैम्पस भी देखने को मिलेगा, बसाल गैंजेलिया गैंजेलिया ये भी देखने को मिलता है। सेरिबेलम क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये पोस्चर हो गया, बैलेंस हो गया, स्पीच वगैरह को। और मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करता है, क्या रेगुलेट करता है, तो ये आपका हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीचिंग, ये सब जो आ रहा है वो सब मेडुला ऑब्लिंगाटा से ही गाइडेड हो रहा होता है। और ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस है, समझे, आप चाह नहीं रहे होते हैं, इनवॉलंटरी आता है, अचानक से होता है चीज़ें। यहाँ पे देखिए विदाउट मच थिंकिंग प्रोसेस, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि बिना सोचे हुए होता है, विदाउट मच थिंकिंग प्रोसेस, बिना आप उसमें आपका ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व ही नहीं रहता है, उसी को आपको क्या बोला जाता है, उसी को एक नेमिंग दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन, कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो हो गया बिना मच थिंकिंग प्रोसेस। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग विद द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और साथ साथ ब्रेन स्टेम भी होता है कहीं ना कहीं, और ये रिस्पॉन्स इनवॉलेंट्री होता है, समझे। इंडोथर्मिक आपका होम्योथर्म्स होता है, और एक होता है इक्टोथर्मिक पायो किलोथर्म्स। तो इसमें आपका क्या होता है कि हुमैन जो होता है हुमायून हो गया, और मोस्ट बर्ड्स, मतलब सब बर्ड्स नहीं कुछ, लेकिन ज़्यादातर बर्ड जो होता है स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इसमें होगा। लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि स्टेबल नहीं होता, जैसे फिश हो गया, इन्वर्टिब्रेट हो गया, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इसमें इंटरनल टेम्परेचर वेरी करता है कंसिडरेबली, मतलब जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर ठंडा में क्या हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है, नहीं, वो टेम्परेचर को मेनटेन करता है, समझे, जितना है 98.6 उतना ही रहेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो निकलता है, उससे कितना एक्टिस्फीयर नर्व निकलता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मिक्स नर्व है, और जो कि क्या करता है, मोटर सेंसरी और ऑटोनोमिक सिग्नल जो होता है, जो क्या कैरी करता है, मोटर सेंसरी और ऑटोनोमिक सिग्नल, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका सर्विकल हो गया, थोरिक, लंबर, ये सैक्रल और कोसिजियल रीजन ऑफ द स्पैन से ये क्या होता है, आके जुड़ता है, और इस तरह से वहाँ पे पूरा खेला होता है, सारा नर्व वहाँ पे आके जुड़ता है, वो वहाँ का पार्ट है पूरा। यहाँ पे देखिए ब्रेन बैलेंसिंग द बॉडी का बैलेंस करना है, थिंकिंग करना है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये सब कौन करता है, ये ब्रेन करता है। सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है, लार्जेस्ट पार्ट है सबसे पहले तो ये, और दूसरा कि ये टच हो गया, विजन हो गया, मेमोरी हो गया, हियरिंग हो गया, स्पीच, रीजनिंग एनालिटिक, ये सब ये सेरिब्रम से ही होता है, लर्निंग, ठीक है ना। तो आपका ये कमज़ोर रहेगा पार्ट, तो आप नहीं कर पाइएगा अच्छे से ये चीज़ों को एग्जीक्यूट। सेरिबेलम क्या करता है, पोस्चर और बैलेंसिंग में मेन काम करता है। ब्रेन स्टेम जो होता है उसमें वो हेल्पफुल होता है ब्रीथिंग में, हार्ट रेट में, डाइजेशन में, बॉडी टेम्परेचर में, बेक में एंड स्लीप साइकिल में, कि कब हमको सोना है कब जागना है। तो एक क्या हो जाता है, आदत से जब बन जाएगी तो वो वही तो ये चीज़ें आपको देखने में मिलेगा कि आप इजीली जो टाइम है वो इसी टाइम पे सो जाइएगा, जो टाइम पे उठने का उसी टाइम पे उठ जाइएगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, या फिर आप सोच के सोए हैं ना, तो अगर आपका ज़्यादा एक्टिव ब्रेन है, ब्रेन स्टेम का पार्ट अगर एक्टिव है, तो वहाँ से क्या होता है कि वो चीज़ें को हीट करता है और उसी टाइम पे आप उठ जाते हैं, समझे। ये सब चीज़ें होता है, फील तो करना शुरू कीजिए, जो कुछ नहीं है बाहर, सब अंदर ही है आपके। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से गवर्न हो रहा होता है, किससे गवर्न हो रहा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, तो स्पाइनल कॉर्ड से। मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो किस में मतलब मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, मोस्ट सेंसिटिव न्यूरॉन से ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ब्रेन में चला जाएगा, उस साइनेप्स बनाता है स्पाइनल कॉर्ड में, बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाता है, तो डायरेक्ट भी बहुत जाता है, लेकिन मोस्टली आपको क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से वो साइनेप्स बनाता है, साइनेप्स मतलब पहले वहाँ जुड़ता है उसके बाद वहाँ जाता है, तो इसे तब वो ब्रेन में जाता है। तो यही है कि अलाउ करता है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कुछ ऐसा हुआ अचानक से तो यहीं से गाइडेड हो जाता है चीज़ें बिना ब्रेन तक जाए हुए, समझे। कुछ ऐसा बॉडी हमेशा अपने आप को क्या करता है, सेफ रखने की कोशिश करता है, इसलिए वैसा होता है। ऑल्दो द ब्रेन जो होता है रिसीव सेंसरी इनपुट वाइल द रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स, ऑल्दो क्या होता है, ब्रेन रिसीव करता है सेंसरी इनपुट, क्या हो रहा नहीं हो रहा, वाइल द रिफ्लेक्स एक्शन अकर, तब आप फिर जैसे आप अकबका जाते हैं ना, कोई चीज़ ऐसे हुआ अचानक से, कोई पीछे से कोई बोल दिया, डर गए, लेकिन फिर आपका ब्रेन क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ डिसीजन ले लिया बिना वहाँ गए हुए, फिर जब वहाँ लेकिन वहाँ जाता है, यही ये बोल रहा है, वहाँ जाता है जब वहाँ आप वो किए कैलकुलेट किए कि अरे ये तो ऐसा ही था, तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, समझ में, इस तरह से चीज़ होता है। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स इस तरह से चीज़ हो रहा होता है। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स जो होता है अफेक्टिंग करता है इनर ऑर्गन को, और सोमैटिक रिफ्लेक्स जो आर्क है वो अफेक्टिंग करता है मसल्स को, समझे।
तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। फिर अगर पेन आप नहीं महसूस करते हैं, अगर आप सुई से चुभाइएगा तो कौन सा पार्ट है? तो ब्रेन है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कोई पेन नहीं होता है, नो पेन या टैक्टिकल, कोई भी पेन या टैक्टिकल या टच रिसेप्टर होता नहीं है। इसलिए अब कौन सा ऐसे आप मारने स्टार्ट कीजिए अपने हेड पे, लगेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अरे भाई ऊपर मार रहे हैं, अंदर का बात कर रहे हैं, नो पेन और टैक्टिकल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए सेरिब्रम जो होता है, मूवमेंट, सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है? मूवमेंट को देखता है, फीलिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको ये कंट्रोल करता है, ये इसको देखता है, यहीं से ये चीज़ गाइडेड हो रहा होता है। हिप्पोकैम्पस जो होता है, देखिए सेरिब्रम जो होता है वो डील करता है, हिप्पोकैम्पस होता है जो मेमोरी, जैसे मेमोरी में भी कौन डील करता है सेरिब्रम का, कौन सा पार्ट? तो हिप्पोकैम्पस जो होता है वो करता है। सैटिटी या थ्रस्ट वगैरह जो लगता है तो हाइपोथैलेमस जो होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वहीं पे ये लोकेटेड होता है। तो जिसकी वजह से आपको प्यास लगता है, समझे, हंगर महसूस करते हैं, स्लीप महसूस करते हैं, कार्डियक, ये हाइपोथैलेमस है, कार्डिक रिथम महसूस करते हैं, ब्रेन स्टेम बताया था ना जी, तो वहीं का पार्ट होता है। कार्डिक रिदम हो गया, मूड हो गया, सेक्स ड्राइव होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये सबको कंट्रोल करता है, वन करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया कि जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कभी डिक्रीज नहीं करता, ऐसा नहीं कि विंटर में डिक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज कर जाएगा समर में, वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है उसको हम लोग थर्मोस्टैट फॉर द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि यही टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे देखिए स्वेलिंग या वोमिटिंग जो होता है तो इसमें ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से ही गाइडेड होता है, वहीं से रेगुलेट हो रहा होता है। और कफिंग और स्नीचिंग भी आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा से रिलेट हो होता है, जो कि ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ आपको, तो फिर आपको अपडेट करता हूँ।